Okay, student, I'm going to start your class. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है HRM एक्टिविटीज़। हमने HRM के ऊपर अभी तक काफ़ी सारी उसके इश्यूज और प्रॉब्लम और इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, हमने काफ़ी सारा काम इसके ऊपर कर लिया हुआ है। और आज ये इसकी HRM एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैनेजिंग पीपल, जो कि आपका टॉपिक था, आपके सिलेबस का टॉपिक था रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योर कि हाउ यू मैनेज पीपल इन एनी फर्म। ठीक है, हाउ यू कैन मैनेज पीपल इन एनी फर्म। तो फर्म की अगर बात आ रही है तो फिर ऑब्वियसली आपका बिजनेस भी आएगा, आपका वेंचर भी आएगा, और इसके अलावा आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी आएंगी। तो फिर हम जब उसकी उसमें जब हम मैनेज करते हैं लोगों को, फिर हमें HRM एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो HRM एक्टिविटीज़ में से हमने कुछ, मैंने आपको उस पर इंट्रोडक्शन भी करवाया था और मैंने आपको उसमें बताया था कि जब हम HRM की बात करते हैं तो उसमें सिलेक्टिंग, हायरिंग आती है। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले हमने ये डिस्कस किया था कि फर्म को या किसी भी वेंचर को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को खुद एक स्ट्रेटजी जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटजी बिल्डअप करनी पड़ेगी। वो क्या स्ट्रेटजी थी, उनका क्या फ्रेमवर्क था, उनकी क्या प्लानिंग थी, वो मैंने आपको बताई थी कि जॉब एनालिसिस है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, ये उनकी प्लानिंग है। ठीक है, इन तीन चीज़ों पर जब वो प्लान आउट करेंगे कि HRM वो कैसे हैंडल आउट करेंगे, HRM को कैसे वो देखेंगे, HRM की प्लानिंग वो कैसे करेंगे। जाहिर उन्होंने लोगों को मैनेज करना है, तो लोगों को मैनेज करने के लिए वी रिक्वायर HRM एक्टिविटीज या HRM प्लानिंग। तो HRM की जब स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ती है तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। और उस प्लानिंग में हमने जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन पढ़ा था। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है कि आपने सिलेक्टिंग करनी है, आपने हायरिंग करनी है लोगों की, और एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन करनी है। तो एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, वर्क सैम्पलिंग करते हैं, असेसमेंट सेंटर्स हमारे होते हैं, तो हमारा जो हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है कि हाउ यू सिलेक्ट या हाउ यू हायर द एम्प्लॉयज़ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आज जो मैंने आपको करवाना है वो मैंने आपको इसमें HRM की एक्टिविटीज़ करवानी है कि वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। ये HRM की जो एक्टिविटीज़ हैं ये बेसिकली हमारा सेकंड स्टेप है। हम फर्स्ट स्टेप कर चुके हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप है, ये लास्ट स्टेप एक तरह से भी कंसीडर होता है। और इसमें HRM की एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे एंटरप्रेन्योर को फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, वो एक्टिविटीज़ हमारे सामने इस वक्त आपकी स्क्रीन पे मैं लेके इसको आ रही हूँ। सबसे पहले जो इसमें है वो है आपकी ओरिएंटिंग या ओरिएंटेशन जिसे आप कहते हो। उसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स है। ठीक है, ये चार किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो कि आ जाती हैं HRM की एक्टिविटीज़ में कि ये आपने जब एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लेना है तो आफ्टर सिलेक्टिंग, आफ्टर हायरिंग आपने कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। जैसे स्टूडेंट आप एडमिशन ले लेते हो तो आपको सबसे पहले ओरिएंटेशन दी जाती है। ठीक है, और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको मेथडोलॉजी बताई जाती है। तो ओरिएंटेशन में क्या बताते हैं, ओरिएंटेशन से हम ये बताते हैं ना कि आपका इंस्टीट्यूट क्या है, इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन देते हैं, आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं, आपका बैकग्राउंड पूछते हैं, इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताते हैं, PhD MPhil क्लासेस के बारे में बताते हैं, शॉर्ट कोर्सेज के बारे में बताते हैं, आपको फेमिलियर कराते हैं विद द इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट को आपसे फेमिलियर करवाते हैं, आपने क्या काम करना है। सेमेस्टर सिस्टम के बारे में ओरिएंटेशन दी जाती है, मिड समर, इस मिड टर्म के बारे में बताया, समर एग्जामिनेशन बताए जाते हैं, समर सेमेस्टर के बारे में बताया जाता है। तो एक बहुत ही आप समझ लें कि एक डिस्क्राइब किया जाता है द होल द एक्टिविटीज वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन दिस इंस्टीट्यूट। तो बिल्कुल ओरिएंटेशन बिल्कुल इसी तरीके से है कि जब भी हमने स्टार्ट लेना है या हमने लोगों की हायरिंग करने के बाद, जब भी किसी पर्सन ने आपके बिजनेस में हायर और सिलेक्ट होने के बाद उसने स्टार्टिंग करनी है जॉब के साथ, तो जॉब के जो मैनेजर्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि उन्होंने उस पर्सन को ओरिएंटेशन देनी है। और बेसिकली ओरिएंटेशन क्यों दी जाती है, दीज आर द 3 गोल्स टू रिड्यूस द इनिशियल एंजाइटी। जाहिर है कि जब भी कोई पर्सन किसी भी न्यू जॉब में जाता है तो उसको एंजाइटी, स्ट्रेस फील होता है, वो ज़रा थोड़ा सा अपनी फीलिंग रखता है अबाउट द जॉब कि मुझे न्यू जॉब है उसके लिए। तो न्यू जॉब कैसी होगी, उसको किस तरीके से वो टैकल करेगा, उसकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी क्या जॉब स्पेसिफिकेशन होगी, उसको काम कैसा करना है, और जो काम वो कर रहा है आया वो उसके बॉस को पसंद भी है कि नहीं,
तो ये एंजाइटी क्रिएट करता है। तो इस चीज़ की एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए आप उसको ओरिएंटेशन देते हैं, उसको सारा कुछ उसको बता देते हैं कि आपने ये काम करना है, आपने अपनी आपकी ये जॉब है, उसको फेमिलराइज कराते हैं विद द एम्प्लॉयज़, जो लोग ऑलरेडी करंट पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन देना होता है, जैसे आप उस नए लोगों को जो ऑलरेडी लोग इस फर्म में काम कर रहे हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको कहते हैं कि आप ये हमने नए लोग हायर किए हैं, इनसे आप इंट्रोड्यूस हो। तो ये एक आप समझे कि क्रॉस वाइज एक चेन चलती रहती है इंट्रोडक्शन की, फिर आप एक दूसरे से फेमिलियर होते हो, तो उससे एंजाइटी कम होती है। फिर आपको वर्क यूनिट दिखाए जाते हैं कि ये वर्क यूनिट है, यहाँ पर आपने काम करना है। जैसे आपको स्टूडेंट लैब्स बताई जाती हैं कि ये टेक्सटाइल लैब है, ये आर्ट लैब है, ये इंटीरियर लैब है, ये फूड लैब है। तो वो क्यों दिया जाता है, उनको हम कहते हैं वर्क यूनिट्स है, यानी कि वो आपके वर्किंग एरियाज हैं जहाँ पर आपने काम करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो लोग जॉब पे आते हैं उनको भी वर्क यूनिट्स के बारे में बताया जाता है कि ये आपके वर्क यूनिट्स है, यहाँ यहाँ आपने काम करना है, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। और उनको साथ में फैसिलिटेट भी करते हैं, यानी कि हर जगह के बारे में उनको जो है इनसाइड और आउटसाइड पूरी फुल इंफॉर्मेशन भी देते हैं। खाली दिखाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उनको आपने ओरिएंटेशन में उनको इंफॉर्मेशन भी देनी होती है कि आपकी जॉब क्या है, आपका वर्क यूनिट क्या है, और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। याद रखिएगा, 3 चीज़ों के बारे में जो है उनको आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है, अबाउट द जॉब, अबाउट द वर्क यूनिट एंड अबाउट द और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आपने जब उनको ऑन द जॉब ओरिएंटेशन देनी है तो आपने उनको जो जॉब के बारे में बताना है, तो आपके जॉब का क्या गोल है। जॉब का ये गोल है कि आपने उनको बताना है कि ये आपके स्पेसिफिक गोल्स है। जब आप उनको जॉब के बारे में बताएंगे तो आप उनको गोल्स बताएंगे, उनके को वर्कर्स बताएंगे कि आपने इन लोगों के साथ, ये आपकी टीम है, या ये लोग हैं जिनके साथ मिलकर आपने काम करना है, या ये लोग हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, या आप हेड हैं और आपने हेड की हायरिंग की है और अब आपके नीचे ये सबऑर्डिनेट्स हैं, इनके बारे में आप बताएंगे। तो ये एक तरह से आपने उनको जॉब बतानी है, उनके गोल्स बताने हैं, उनके को वर्कर्स बताने हैं। ओरिएंटेशन में आपने ये बताया, फिर आपने उनको वर्क यूनिट्स बताने, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी क्लासेस हैं जिनमें आपने काम करना है, लैब्स हैं जिनमें आपने काम करना है। इस तरीके से वर्क यूनिट में भी हम यही बताते हैं कि ये फलाना काम है, ये फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं, ये काम आपका इस तरीके से होगा। ये जो एक डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन का डिपार्टमेंट है, इसको किस तरीके से आप रन करेंगे। ये वर्क यूनिट है जिसमें उनको बताना है कि ये आपकी वर्किंग प्लेस है और इसके बारे में आपको फुली इंट्रोडक्शन देना है। और लास्ट में आप उनको बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम क्या बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, उस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, उसकी फिलॉसफी, उसके प्रोसीजर, उसके रूल्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप क्या बताते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स बताते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ब्रॉडर ये गोल्स हैं, हमारी हिस्ट्री ये है, हमारी फिलॉसफी ये है, हमारा प्रोसीजर ये है और हमारे रूल्स ये हैं। ये 5 चीजें आप ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन में बता दें। और इन एडिशन आप उनको टाइम का बताते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी का बताते हैं, ओवर टाइम का बताते हैं, पे प्रोसीजर का बताते हैं, वर्किंग आवर्स बताते हैं, पॉलिसीज बताते हैं, ओवर टाइम अगर उन्होंने देना है तो उसकी रिक्वायरमेंट आप बताएंगे, उनकी पे प्रोसीजर बताएंगे कि पे कैसे वो निकालेंगे, विड्रॉ कैसे कराएंगे, क्रॉस चेक देंगे, क्या पे प्रोसीजर होगा, कि कब उनको पे मिलेगी, ये बारे में आप बताएंगे। ओवर टाइम अगर उन्होंने करना है तो ओवर टाइम की क्या लाइगेशंस हैं, उनको ये पॉलिसी बताएंगे। जो जो बेनिफिट्स आपने देने हैं एज अ वर्क आवर्स, अगर आपने 8 घंटे का काम किया तो ये आपको वर्क आवर्स बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर आपने 9 घंटे का काम किया तो आपको वर्क आवर्स ये बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर आप उनको ये बताएंगे कि ये जो आपके हैं फ्रेंच बेनिफिट्स हैं, यानी कि आपका इलाज मुफ्त है, मेडिकल फैसिलिटी है, आपको कोई पेट्रोल के पैसे मिल रहे हैं, आपको घर मिल रहा है, आपको कार मिल रही है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी आपको मिल रही है, बोनस मिल रहा है। तो ये फ्रेंच बेनिफिट्स हैं जो कि आपने एक पूरा टूर एक करवा देना है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का, और हर ऑर्गेनाइजेशन के हर एस्पेक्ट्स के बारे में उनको डिटेल से एनवायरनमेंट के बारे में आपने बता देना है। आया ये ओरिएंटेशन फॉर्मल भी होती है और ये ओरिएंटेशन इनफॉर्मल भी होती है, तो आप दोनों तरह से उनको करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन से रिलेटेड पहला हमारा एचआरएम का एक्टिविटी है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है इसमें क्या होता है स्टूडेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल जैसे कि ये स्टार्ट हो जाता है जैसे ही वो नया जॉब वाला जो पर्सन है या जो न्यू आपने हायरिंग की है
वो पर्सन जब ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने लग जाता है, जब वो अपनी परफॉर्मेंस करना शुरू कर देता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसने अपनी परफॉर्मेंस देनी शुरू कर देनी है। तो जब परफॉर्मेंस उसने देनी शुरू कर देनी है, तो उसकी परफॉर्मेंस की अप्रेजल होगी, यानी कि उसको एवोल्यूएट किया जाएगा कि आया उसकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क है या नहीं। क्या वो जॉब जो कर रहा है वो वाकई हमारी जॉब, उसकी डिमांड जो है जॉब की, क्या वो है या नहीं, क्या वो वाकई सारा काम वैसे कर रहे हैं जैसे हम चाह रहे हैं या नहीं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू आप उसके वर्क को एवोल्यूएट करेंगे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए आपके पास जो है 6 मेथड्स हैं जिनसे आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो आया अपना काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं इसकी डेफिनेशन पे जा रही हूँ कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एन इंडिविजुअल वर्क परफॉर्मेंस के। ये प्रोसेस है जिसमें आप इंडिविजुअल्स की वर्क परफॉर्मेंस को एवोल्यूएट करते हैं कि आया वो उसकी परफॉर्मेंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस जो आप उससे मांगना चाहते हैं क्या वो है या नहीं। दे नीड सम, वो एक्सपेक्टेशन जो आपने उससे रखी हुई थी, क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा है या नहीं। और क्या जो उसने परफॉर्मेंस की है, जो उसकी जॉब ड्यूटीज आपने उसको बताई थी एट अ टाइम ऑफ हायरिंग, उसने वो जॉब ड्यूटीज परफॉर्म की हैं कि नहीं। और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो फौरन नहीं होती, फौरन आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक नहीं करते, बल्कि आपको एक सर्टेन पीरियड गुजारने के बाद जिस पर्सन की आपने हायरिंग की है उसकी फिर आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक एंड बैलेंस करते हो। ठीक है स्टूडेंट, हम पहले नहीं चेक एंड बैलेंस एक हफ्ते के अंदर या एक दिन के अंदर उसकी परफॉर्मेंस को चेक नहीं करना शुरू कर देते, बट इट रिक्वायर सम सर्टेन टाइम, सम सर्टेन पीरियड आपने गुजारना है उस पर्सन के साथ, और उसके बाद आप उसकी परफॉर्मेंस को जज करें, क्योंकि कुछ टाइम तो उसको सेट होने में चाहिए ही चाहिए। उसको चीज़ों के बारे में समझ आने के लिए भी उसको कुछ टाइम चाहिए। आप एक हफ्ते में ही उसको चेक कर लें और एक हफ्ते के बाद उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के बाद उसको निकाल दें, तो ऐसे नहीं होता। जाहिर है कि उसको भी पता है कि मैं न्यू इन द जॉब हूँ, मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी वो एक्सपेक्टेशंस, उसको पहले उन एक्सपेक्टेशंस की समझ आने दें। फिर आप देखें कि अगर कहीं ज़रूरत है, लैकिंग है, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसको चांस दें, वो अपने आप को इम्प्रूव करे, उसको चांस दें कि वो अपनी परफॉर्मेंस की जो लैकिंग एस्पेक्ट्स हैं इनको इम्प्रूव करे, तो गिव देम सम चांस। ठीक है, तो चांस देने के बाद, एक्सपेक्टेशंस पूरी उतरने के बाद, फिर आप देखें कि आया वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर गोल्स अचीव नहीं कर रहा, तो फिर आप उसके ऊपर उसको कह सकते हैं कि ये आपका जो एरिया है इट नीड सम इम्प्रूवमेंट। तो अब आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का सहारा हम एचआरएम में लेते हैं, और ये हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें 6 मेथड्स बताता है कि किसी की परफॉर्मेंस को आप कैसे चेक करते हैं। तो एक सबसे पहला मेथड है द ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। तो स्टूडेंट, ग्राफिक रेटिंग स्केल बिल्कुल ऐसा है कि ऑलरेडी आपने एक स्केल बनाया हुआ होता है, एक आपने वर्कशीट के ऊपर स्केल बनाया हुआ है, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, सेटिस्फैक्ट्री, ये उस स्केल के मेजरिंग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, कि अगर किसी की परफॉर्मेंस आपने चेक करनी, आया वो टाइम पर आया है कि नहीं आया, क्या रोजाना वो टाइम पर आ रहा है, रेगुलर है, पंचुअल है, तो एक्सेलेंट का स्केल में उसकी जो वेरिएबल जिसको आप टिक करेंगे वो एक्सेलेंट का वेरिएबल होगा। अगर वो टाइम पर नहीं आ रहा, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, जल्दी जा रहा है, तो फिर आप ज़ाहिर है कि अनसेटिस्फैक्ट्री के ऊपर टिक करेंगे। तो ग्राफिक रेटिंग स्केल जो है एक स्केल बना हुआ होता है, एक वेरिएबल्स आपके बने होते हैं, आपने उसके ऊपर टिक करना होता है रोजाना की उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, और फिर उन टिक को आप प्लस कर लेते हैं। अगर उसके एक्सीलेंट के टिक ज्यादा हैं तो उसका मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस गुड है। अगर उसके जो रेटिंग स्केल आपने मार्क किया है उसमें अगर उसके अनसेटिस्फैक्ट्री के पॉइंट्स ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपनी परफॉर्मेंस वैसे नहीं कर रहा जैसे आप उससे डिमांड कर रहे हैं, उसके जैसे आप उसको चाहिए कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का काम करे, तो वो नहीं कर रहा। तो ये ग्राफिक रेटिंग स्केल रेगुलर की बिना पर, आप उसकी रेगुलर की परफॉर्मेंस की बिना पर मंथली आप उसको टिक करते जाएंगे कि आज वो जल्दी आया तो एक टिक, कल जल्दी आया, ठीक टाइम पर आया तो टिक टिक टिक। महीने में अगर 28 टाइम्स वो रेगुलर है, तो इट मीन्स उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है, वो टाइम को ऑब्जर्व करता है और वो वक्त पर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ग्राफिक रेटिंग स्केल में आप क्या करते हैं, एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट पर आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं कि आपने इस बंदे की क्या क्या चीजें नोट करनी है, और रोजाना की तादाद, रोजाना की उसकी परफॉर्मेंस पर आप उसका अलग-अलग से उसके चार्ट के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हर कॉलम में टिक लगाते जाएं जो जो चीजें आप उसकी चेक करें, और बाद में उन टिक्स को कैलकुलेट कर लें
तो आपके पास ग्राफिक रेटिंग स्केल उस पर्सन की परफॉर्मेंस से रिलेटेड आ जाएगी। इसके अलावा जो सेकंड मेथड है वो है रिटन ऐसे। रिटन ऐसे का क्या मतलब होता है? रिटन ऐसे का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ये परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक है। इसमें ये किया जाता है कि एक जो एवुलेटर है, यानी कि जो पर्सन चेक कर रहा है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को, वो उसको एवुलेट करते हुए एक राइटअप करे, ठीक है। उसमें उस एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ को बताए, उसकी वीकनेस को बताए, उसके पास्ट परफॉर्मेंस को बताए, उसके पोटेंशियल को बताए और सजेशंस दे और इम्प्रूवमेंट्स दे, ठीक है। रिटर्न ऐसे लिखे जिसमें वो बताए कि इस बंदे की जो है, जो एवुलेटर है वो राइट अप लिखे, एक राइट करे, राइट डाउन करे कि ये जो एम्प्लॉयज है इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, इसके वीकर पॉइंट कितने हैं, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, इसके अंदर पोटेंशियल कितनी है, और उसको फिर सजेशन देगी यहाँ यहाँ ये चीजें गलत हैं और ये इन चीजों को ठीक कर सकता है, ये मेरी सजेशन है, और आप उसको इम्प्रूवमेंट दें। तो ये सिंपलर मेथड है, लेकिन इसमें कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं, इसमें कोई इंटेंस इसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक है, और वो ये रिटन ऐसे का एक ड्रॉबैक है, वो ये ड्रॉबैक है कि इसमें आप जो है रिटन स्किल जो है उसमें रिटन ऐसे में आप कोई परफॉर्मा नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स परफॉर्मा नहीं है ना, तो आप उसमें गुड और बैड अप्रेजल किसी का डिटरमिन नहीं कर सकते। यानी कि आप इसमें ठीक है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसके पास परफॉर्मेंस, उसकी पोटेंशियल को तो देख सकते हैं, लेकिन ये एकदम से नहीं कह सकते कि ये बैड पर्सन है या ये गुड पर्सन है। जो एक स्टेटमेंट एक लाइन में आप बता देते हैं ना कि ये पर्सन गुड है या ये पर्सन बैड है, वो नहीं, ये पूरा एक ऐसे चलेगा। तो उस पूरे ऐसे को आप पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये पर्सन ठीक है या नहीं। लेकिन जो रेटिंग स्केल होता है उसमें क्विकली विद इन फ्यू मिनट में आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन जो है वो सही है या नहीं। तो रिटन ऐसे में तो उसको पढ़ते पढ़ते आपको काफी सारा टाइम लग जाएगा। तो ये एक इसका हाउएवर एक ड्रॉबैक है कि आपको गुड और बैड डिटरमिन करना, रिटर्न रिटर्न एक ऐसे से निकालना, ये चीजें इट इज डिफिकल्ट टू समहाउ। फिर है द क्रिटिकल इंसिडेंट। द क्रिटिकल इंसिडेंट जो है वो भी एक तरह की आप समझें कि लिस्ट है, जिसमें आपने उसकी एक परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर आपने एक स्केल आपने बना लिया। उस स्केल में आपने लिखा कि टाइम रूटीन इसका क्या है, गोल्स उसने अचीव किए हैं कि नहीं किए, और क्रिटिकली फिर आप उसको देखते जाएं कि रोजाना वो क्या कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो जो गोल आपने उसको दिए हैं, जो 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 उसको टास्क दिए हैं, वो टास्क आपने जो है एक चार्ट के ऊपर इंसिडेंट्स के नाम से, जो इंसिडेंट का मतलब है कि आप उसको टास्क दे दें और उसको देखें वो टास्क उसने कैसे कंप्लीट किया है, ठीक है। तो एक टास्क से तो आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक नहीं कर सकेंगे, यू हैव टू बी गिव देम मैनी इंसिडेंट्स, ठीक है। उसको बहुत सारे आपने इंसिडेंट देने हैं, बहुत सारे उसको टास्क देने हैं, फिर चेक करना है कि वो कितने टास्क उसने कंप्लीट किए, कितने उसने इनकम्प्लीट टास्क छोड़ दिए, या जिन टास्क को उसने कंप्लीट किया वो कैसे कंप्लीट किया है, और जिन टास्क को उसने छोड़ दिया उसमें उसने क्या गड़बड़ की है। तो आप इसमें टास्क के अकॉर्डिंग उसको क्रिटिकली जज करेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ वन है द बिहेवियरली एनकॉर्ड रेटिंग स्केल, जिसको हम बार्स का नाम भी कहते हैं। बार्स में हम क्या करते हैं? बार्स में हम ये करते हैं स्टूडेंट कि जैसे आपने रेक्टेंगुलर बार्स देखे ना, कि आप बिहेवियर करते रहें, कि आप ये चेक करते रहें कि आईएएस का बिहेवियर जो है मुख्तलिफ टाइमिंग में एक न्यूमेरिकल स्केल आप दे दें। यानी कि आप ये कहना शुरू कर दें कि ये परसेंट जो है ये 25% इस काम में अच्छा था और 75% इस काम में बुरा था, या इस पर्सन ने ये गोल जो अचीव किया है वो 75% इसने अपना गोल अचीव किया है और 25% इसने गोल अचीव नहीं किया। यानी कि आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है उसकी परफॉर्मेंस को रेट कर दें। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। फिर लास्ट है मल्टी पर्सन कंपैरिजन। मल्टी पर्सन कंपैरिजन में क्या होता है कि आप जो और लोग भी सेम काम कर रहे होते हैं उसके साथ उसकी परफॉर्मेंस को मैच करें। जैसे आपकी क्लास को मैं कहूँ कि आप क्लास को डेकोरेशन करें, तो सारे बच्चे क्लास को डेकोरेट करेंगे, अब सब काम सारे बच्चे सेम काम कर रहे हैं, तो मैं आपकी आपस में कंपैरिजन करूंगी कि किसने वो काम ज्यादा बेहतर तरीके से किया है। तो हम इसे कहेंगे मल्टी पर्सन कंपैरिजन, यानी कि एक काम को बहुत सारे लोगों ने किया है और यानी कि केक सबने बनाया है, अब ये देखना है कि केक किसका ज्यादा अच्छा है। तो उस केक के कंपैरिजन से आप मल्टी पर्सन कंपैरिजन निकाल सकते हो। यानी कि आप टास्क सबको सेम दोगे और उसको देखोगे कि किसका टास्क बेहतर तरीके से
कंप्लीट हुआ है। तो हम इससे कंपैरिजन करेंगे। जैसे मैं आप सब सारे बच्चों को कहूँ कि केक बेक करें, तो सारे बच्चे केक बेक करें, बेक तो हो गया। अब आपकी केक से मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ, किसी का क्या टेस्ट आएगा, किसी का क्या आएगा, तो हम उसे कहेंगे मल्टी पर्सन कंपैरिजन। फिर लास्ट इसमें है अचीव्ड ऑब्जेक्टिव, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रही है, इट मीन्स के लोगों का यहाँ पे काम अच्छा है, लोग अपने आपके मुताबिक, आपके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस प्ले कर रहे हैं, अपना रोल और ड्यूटीज प्रॉपर प्ले कर रहे हैं। अगर आपके फर्म्स के गोल्स और ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं करे। तो ये थी आपकी 6 परफॉर्मेंस अप्रेजल्स मेथड्स। तो ग्राफिक रेटिंग स्केल, जैसे मैंने आपको बताया कि एक चेकलिस्ट आप बना लें, गुड, एक्सीलेंट, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, और रोजाना की उसकी परफॉर्मेंस को जो है उस चेकलिस्ट पे टिक लगाते गए। रिटन ऐसे पे उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसके पास परफॉर्मेंस, उसकी पोटेंशियल, और फिर उसमें सजेशंस भी दें, उसमें इम्प्रूवमेंट भी दें। रिटन ऐसे में आप उसकी डिटेल, जो भी वो काम कर रहा है उसको रिटन में एक डिटेल एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। थर्ड है द क्रिटिकल इंसिडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया उसको टास्क दें और देखें कि वो टास्क किस तरीके से करता है, उसको 2 टास्क दें, 3 टास्क दें, उन इंसिडेंट्स में उसको डालें और देखें कि वो टास्क को किस तरीके से कंप्लीट कर रहा है, गुस्से से कर रहा है, खामोशी से कर रहा है, बेहतर तरीके से कर रहा है, वो अपने इंसिडेंट्स को कैसे अचीव करे। तो क्रिटिकली इसको देखें। फिर बार्स मेथड है। बार मेथड में मैंने आपको बताया कि आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको देखें, एक टास्क उसको दें और उसको देखें कि वो टास्क 75% अचीव करता है, 25% नहीं कर सकता, यानी कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो एवेल्युएट करें। फिर मल्टी पर्सन कंपैरिजन, यानी कि सबको सेम टास्क दें और सबको सेम टास्क देने से आप उनका कंपैरिजन निकालेंगे कि किसका काम किससे बेहतर था। और अचीव ऑब्जेक्टिव, इसमें आप देखते हैं कि आपके गोल्स जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अचीव हुए हैं या नहीं। तो ये हैं आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। मेरा ख्याल है कि सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से इस चीज की समझ आ गई होगी। थर्ड एचआरएम एक्टिविटीज है एम्प्लॉय ट्रेनिंग, जहां पर आप उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, जहां पर आप उनकी और उनको ओरिएंटेशन दे रहे हैं, तो वहां पर आपको एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग पे भी देना जरूरी होता है। और ये कंटिन्यू है कि आप अपने एम्प्लॉयज को कंटिन्यूशन में कंटिन्यूसली उनको स्किल और कैपेबिलिटीज जो है सिखाएं, लेटेस्ट चीज़ों के बारे में उनको ज़रूर बताएं। और ट्रेनिंग जो है वो 3 तरह की कैटेगरीज में दी जाती है, टेक्निकल, इंटरपर्सनल और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। एचआरएम का ये बहुत बड़ा रोल है कि आप कंटिन्यू में अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको 6 महीने के बाद, साल के बाद ट्रेनिंग्स पर जरूर भेजें, जिससे वो नई चीजें सीख कर आएंगे, उनके अंदर नई कैपेबिलिटीज आएंगी, नई स्किल आएंगी, और जाहिर है कि ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही उनके सीखे हुए काम का फायदा होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि 3 तरह की ट्रेनिंग्स होती है, एक टेक्निकल है, एक इंट्रापर्सनल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब हम देखते हैं कि टेक्निकल कौन सी स्किल्स होती हैं। जो 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 स्टूडेंट स्किल होती है ना, टेक्निकल स्किल्स बेसिकली होती हैं कि एम्प्लॉयज को आपने इम्प्रूव करना है उनकी टेक्निकल स्किल्स, लाइक मैथ का स्किल, रीडिंग का स्किल, उनका राइटिंग का स्किल, ठीक है। कि आपने उनको जॉब में अगर ज़रूरत है कंप्यूटराइज इक्विपमेंट की, तो उनको कंप्यूटराइज इक्विपमेंट के बारे में ट्रेनिंग दें। डिजिटल कोई मशीन है तो उसके बारे में उनको ट्रेनिंग दें। उनकी मैथ अगर कमज़ोर है तो मैथेटिकल उनको ट्रेनिंग दें। उनकी रीडिंग की कोई कमज़ोरी है तो रीडिंग की स्किल को इम्प्रूव करें, कंप्यूटर स्किल्स इम्प्रूव करें। राइटिंग स्किल अगर वीक है तो वो इम्प्रूव करें, रीडिंग स्किल वीक है तो वो इम्प्रूव करें। यानी कि टेक्निकल स्किल का ये मतलब है कि आपने उनको कंप्यूटराइज स्किल या कंप्यूटराइज इक्विपमेंट के बारे में भी बताना है, उसके बारे में भी आपने उनको सिखाना है। और डिजिटल कंट्रोल मशीन कोई है तो उसके बारे में भी आपने टेक्निकली उनको सिखाना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर टेक्नोलॉजी जो जो वो लोग यूज कर रहे हैं उसमें आप उनको जो है उसके उसके बारे में अगर आप उनको नो हाउ दे रहे हैं तो आप उनको बेसिकली टेक्निकल स्किल्स सिखा रहे हैं या उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंट्रापर्सनल कौन सी स्किल्स होती हैं या इंट्रापर्सनल कौन सी ट्रेनिंग होती है? इंट्रापर्सनल ट्रेनिंग में ये होता है कि आप एम्प्लॉयज की हेल्प करें ताकि वो अपने अंदर वो स्किल और एबिलिटीज डेवलप करें जो कि लोगों के साथ या को वर्कर्स के साथ उन्होंने कैसे डील करना है, ठीक है। इंट्रापर्सनल का क्या मतलब है, यानी कि जैसे आप स्टूडेंट, आप सारे स्टूडेंट ग्रुप्स में या आप सारे स्टूडेंट जो हैं वो
ग्रुप लिविंग करते हैं, ठीक है ना। तो आपके आपस में पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स, आपको एबिलिटीज होती है कि आपने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना कैसे है, अपने को वर्कर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, अगर वो आपको अपने फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने कैसे एक दूसरे के साथ डील करना है, एक दूसरे से बातचीत कैसे करनी है, एक दूसरे का ख्याल कैसे करना है, यानी कि प्रोफेशनलिज्म जिसे हम कहते हैं वो किस तरीके से आपने करना है। तो इंट्रापर्सनल स्किल फिर आप उसको सिखाते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटीज या उनके अंदर ये स्किल डेवलप करते हैं कि आया आपने अपने को वर्कर के साथ इंटरेक्ट इफेक्टिवली कैसे करना है, ठीक है। आपने अपने को वर्कर के साथ इंटरेक्ट इफेक्टिवली कैसे करना है, इसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब है कि इसमें भी आप जो है अपने फाइनली जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको बताएं कि ये प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो हाउ कुड यू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। दिस माइट इंक्लूड कि आप उनको प्रॉब्लम्स के बारे में पहले बताएं कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिफाइन करें उनके सामने प्रॉब्लम्स, फिर उनके कॉजेज डिफाइन करें, फिर उनको बताएं कि कैसे आप अपने इन प्रॉब्लम्स को अल्टरनेटिव, जिस तरह आपने सुना डिसीजन मेकिंग मेरे साथ पढ़ा था ना थर्ड सेमेस्टर में, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी वही स्टेप्स हैं कि पहले आप उनको बताएं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो उनको बताएं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती हैं और वो प्रॉब्लम्स की कॉजेज क्या क्या हैं। फिर उनको बताएं कि अगर ये कॉजेज हैं तो फिर इनको सेट करने के लिए या इनको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिव्स हैं जिनसे आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन अल्टरनेटिव्स कैसे होने चाहिए और अप्रोप्रिएट आप अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करो और ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, सोल्यूशन प्रॉपर हो जाए। तो ये इस चीज़ के बारे में आपने उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देनी है, यानी कि पहले प्रॉब्लम्स उनको डिफाइन करके बताएं, फिर कॉजेज बताएं, फिर अल्टरनेटिव्स बताएं, फिर उनको बताएं कि अल्टरनेटिव्स को एनालाइज कैसे करना पड़ता है, अल्टरनेटिव्स को क्रिएट कैसे करना पड़ता है, और फिर उनको सिखाएं कि अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं ताकि आपके जो सोल्यूशन है वो प्रॉपर हो जाए। फिर इसमें लास्ट है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के आपने प्रॉपर, आपकी फर्म ने लोगों को जो हायर किया हुआ है उनको एक प्रॉपर तरीके का आपने डिज़ाइन किया हो, इफेक्टिव किस्म का, अप्रोप्रिएट किस्म का कंपनसेशन सिस्टम, कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को आपने हायर किया है, अब आपने उनको कैसे सैलरी देनी है, उनको कैसे रिवॉर्ड देना है, उनको कैसे बेनिफिट्स देने हैं। तो वो आपका पूरा एक सिस्टम आपने डेवलप किया हो उन टैलेंटेड इंडिविजुअल्स के लिए। तो वो आपका क्या सिस्टम होना चाहिए, उसमें 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि 3 तरह के रिवॉर्ड सिस्टम आपको डिज़ाइन करना है। नंबर 1 द बेस वेज और सैलरी, कि आप उनको बताएं कि आप उनको फिक्स्ड आपने अमाउंट उनको देनी है, तो क्या उनको वीकली पे करना है, उनको मंथली पे करना है, या बाय वीकली करना है, यानी कि वीक में 2 दफा उनको पे करना है, मंथली उनको पे करना है। और उनको बताएं कि आपने वाइड वैरायटी ऑफ कंपनसेशन प्रोग्राम्स के बारे में भी उनको बताएं कि आपने ये प्रोग्राम्स भी डिज़ाइन करने हैं कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस देनी है, लाइफ इंश्योरेंस देनी है, डेंटल इंश्योरेंस देनी है, वेकेशन पर अगर जाते हैं तो उनको इंश्योर करना है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने हैं कि नहीं देने, पे इंसेंटिव क्या होगा, यानी कि अगर वो काम वक्त पे करेंगे तो उनको कोई बोनस मिलेगा, उनको कोई मेरिट पे मिलेगी, यानी कि एक्स्ट्रा पे कि उन्होंने छुट्टियां नहीं एंजॉय की या वो छुट्टियों पे नहीं गए तो उनको कोई ऐसी इंसेंटिव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उनके साथ प्रॉफिट शेयर होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने एक सिस्टम बनाया हुआ होगा और उनको फिर उनको बताएं कि हमने अपने हमारा पे का, हमारा रिवॉर्ड का ये सिस्टम है और हम आपको उसके मुताबिक जो है वो आपको कंपनसेशन प्रोग्राम्स के थ्रू हम आपको कंपनसेट करेंगे, आपको बेनिफिट्स देंगे। तो ये बताने उनके साथ बहुत ज़रूरी है। उनको बताएं कि सैलरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वीकली है तो 1 दफ़ा मिलेगी या वीक में 2 दफ़ा मिलेगी, मंथली है तो क्या है। इंश्योरेंस उनको बताएं कि किस चीज़ की इंश्योरेंस अगर कोई है, वाइड वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स आपको प्रोग्राम्स जो हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड उनके साथ आपको डिज़ाइन भी करने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और उनको बताना भी चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि मेरिट पे है, अगर उन्होंने काम वक्त पर किया है, पहले कर दिया है, अच्छी तरीके से काम किया है, बाकी एम्प्लॉय से वो एम्प्लॉय ज़्यादा बेहतर तरीके से उसने काम किया तो उसको मेरिट पे दें, उसको उसका अच्छा काम करने का इंसेंटिव दें। फिर बोनसेस भी उसको आप दे सकते हैं, प्रॉफिट शेयर भी उनके साथ कर सकते हैं। दिस इज अप टू यू कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का इंश्योरेंस का प्लान या किस किस्म का कंपनसेशन का या बेनिफिट का या रिवॉर्ड का आपने कैसा सिस्टम अपना इनिशिएट किया है, आपने कैसा सिस्टम बनाया है।
तो ये आज से रिलेटेड हमारा टॉपिक था।